अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में गुज़श्ता 15 रोज़ से कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी हद तक कमी देखने में आई है, जबकि इस महीने के आगाज़ से इन केसेस में मज़ीद कमी आ रही है। 5 जुलाई को 3,344 केसेस थे, 4 जुलाई को अब 3,191 केसेस, 3 जुलाई को 3,387 केसेस सामने आए थे, जबकि 2 जुलाई को 4,087 केसेस और 1 जुलाई को 4,339 केसेस सामने आए थे। जबकि अगर टेस्टों की बात की जाए तो 5 जुलाई को 22,271 टेस्ट, 4 जुलाई को 25,527, 3 जुलाई को 22,050, 2 जुलाई को 22,941 और 1 जुलाई को 22,128 कोरोना के टेस्ट किए गए। और मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2,33,526 हो गई है, जिनमें से 1,31,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,800 से ज़ायद अफराद जो है ना इस वायरस की बदौलत जान की बाजी हार गए हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि मुल्क में अब एक्टिव केसेस की तादाद कम हो रही है। मुल्क के अंदर 95,000 कोरोना के इस वक्त एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जो कि मजमूई तादाद का 43% बनते हैं। मतलब ये हुआ कि 57% अफराद इस वायरस का शिकार होने के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। यकीनन इसका क्रेडिट हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी और अवाम की जानिब से ज़ाहिर है जो एहतियाती तदाबीर बताई गई थी उस पर अमल दरामद को भी ये क्रेडिट जाता है यकीनन। जबकि NCOC का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिसे ज़ाहिर है इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जिसको कोरोना वायरस की वबा से लड़ते हुए 100 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं। इन 100 दिनों में NCOC ने 132 लेबॉर्ट्रीज कायम की। मुल्क में कोरोना टेस्टिंग की जो इस्तेदाद थी, जो कैपेसिटी थी, इसको 60,000 रोज़ाना तक पहुंचाया, जबकि लाखों की तादाद में फेस मास्क, ग्लव्स, प्रोटेक्टिव सूट्स का इंतज़ाम किया और आवाम तक पहुंचाए। और फिर उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई गई, जिसके तहत मुल्क में आज कोरोना केसेस का जो ग्राफ है ये दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रहा है। NCOC की बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर भी NCOC के उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि शुक्रिया NCOC, गुज़श्ता 100 दिनों ने हमारी दुनिया जो है वो तब्दील करके रख दी है। जबकि NCOC में सबसे अहम किरदार NDMA ने अदा किया है। NDMA की क्या कारकर्दगी रही, इक़दामात में कितना कामयाब रहा आपने NDMA, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, सबसे पहले तो ओवरऑल जो सारी सूरत हाल है, स्पेशली स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के बाद, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिसी के बाद केसेस में कितनी कमी आई है, और दूसरा NCOC के काम को जो 100 दिन मुकम्मल हुए हैं, NDMA का इसमें क्या किरदार रहा और किस हद तक आप लोग अपने इक़दामात में जो है ना वो कामयाब रहे हैं? शाजिया, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि 26 या 25 जून के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर 3-4 मेजर इंडिकेटर्स हैं, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं देखा करता रहा। उनमें से 2 चीज़ें जो हैं उनकी रेलेवेंस मुझे ऐसे लगता है कि वक्त के साथ साथ थोड़ी सी कम हो रही है। वो 2 चीज़ें थीं, टेस्टिंग रोज़ की होना और उसमें पॉजिटिविटी निकलना। वो टेस्ट भी थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन और कुछ लोगों का शायद ख्याल ये था कि टेस्ट कम होने की वजह से जो है वो हमारे हालात कुछ बेहतर नज़र आने लगे हैं। तो मैं ये आपको बताऊं कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तलिफ देखता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक की तरफ से जो है हम लोगों पे रहम आ गया है और आ रहा है। उसकी वजह ये है कि 3 नंबर जो हैं मैं उनको रोज़ सुबह उठते ही पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो 3 नंबर हैं। हाँ। एक नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं, सही, और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल ऑन वेंटिलेटर्स है, तीसरा नंबर ऑफ़ पीपल ऑन बाईपैप्स है, और चौथा नंबर जो है वो लोगों का ऑन नॉर्मल लो ऑक्सीजन के ऊपर होना है। और उसमें जितनी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती है उसको मैं तकरीबन मैं खुद नंबर्स का आदमी हूं, तो मैं कमी आई है, ये कितने दिनों से आप ये एनालिसिस कर रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ना वो इन नंबर्स में जो है ना वो कमी आ रही है? पिछले 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, कब से? ये तकरीबन 11वां दिन है आज इन सारे नंबर्स में। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कमी आ रही है।
सही। अच्छा, तो जनरल साहब, जो कहा जा रहा था कि जुलाई और अगस्त में केसेस पीक पर होंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, इसका नतीजा ये कि केसेस कम हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है एक जो अंदाज़ा था, जो हम कह रहे थे कि केसेस पीक पर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़रा भी बार बार कह रहे थे, वो किसी हद तक गलत साबित हो रहा है। तो जो आप नंबर्स बता रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का नतीजा है, और जो हमें अवाम में, लोगों में जो एक खौफ था जुलाई और अगस्त का, वो अब बतदरीज कम हो रहा है। जी, मैं शाजिया आपसे किसी हद तक एग्री करूंगा कि ये जो है एक एस्टिमेट लगा था कि जुलाई के मिडल ऑनवर्ड और एंड तक हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब होगी। वो सिचुएशन जो है वो हमारे लिए काफ़ी बुरे रिज़ल्ट लेके आएगी, डेथ्स बढ़ने के चांसेस थे। और ये सारा का सारा जो वर्किंग है, ये पुराने जो नंबर होते हैं उनके ऊपर बेस करके, बाकी मुल्कों को देख के, और उससे ये कंक्लूजन जो हैं वो स्टैटिस्टिशियन जो हैं वो निकालते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो फैसला किया गया था, इसकी वजह से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं। मैं इस्लामाबाद की आपको मिसाल दे देता हूँ। इस्लामाबाद में कुछ स्ट्रीट्स और कुछ सेक्टर्स को जब बंद किया गया, तो उसके बाद इस्लामाबाद के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। सही। अच्छा, ये जो नंबर्स में कमी हो रही है केसेस की, जनरल साहब, ये टेस्टिंग होने के बावजूद हम कहें कि टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट जो है ना वो कम आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, टेस्टिंग इतनी कम हो रही है तो ज़ाहिर है केसेस सामने नहीं आ सकते। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये बता पाएँ कि एक तरफ टेस्टिंग भी हमने बढ़ाई और दूसरी तरफ हमने देखा कि नंबर्स कम हुए, ये टेस्टिंग के बावजूद हम कह सकते हैं कि नंबर्स कम हुए हैं? जी, मैंने आपको पहले भी शाजिया बताया कि अभी टेस्टिंग का नंबर जो है, जब मैं इसको स्लाइटली डिफरेंटली जो है वो इंटरप्रेट करूंगा कि टेस्टिंग होने के बावजूद तकरीबन 7.5-8% के करीब जो है पॉजिटिविटी में फॉल है। हमने पीक टच की थी अराउंड 25% के ऊपर। जितने भी टेस्ट हो रहे थे उसका 25% के करीब जो है वो पॉजिटिव निकला करता था। आज जो नंबर है वो हॉवर कर रहा है 14% से लेके कोई 17% के दरमियान। अच्छा। जो कि सब्सटेंशियल कमी है। और जो मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि एडमिशन में कमी आई है, आपको खुद भी फील होता होगा शहरों में। और मैं आपको एक और बात बताऊं, चूंकि बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मिलते हैं, उनके मसाइल हैं जिनको हल करने की हम कोशिश करते हैं। अभी वो नंबर ऑफ कॉल्स और फ़ोन भी अभी कम हो गए हैं। मसाइल भी थोड़े से, कुछ तो हमने फैसिलिटीज़ इम्प्रूव किए हैं उसकी वजह से, और कुछ हालात भी बेहतर हुए हैं जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ये बेहतर हो रही हैं। सही। अच्छा जनरल साहब, इस्लामाबाद में जो आइसोलेशन हॉस्पिटल जो बनाया है, ये मुकम्मल हुआ है, ये कब तक ऑपरेशनल होगा? और दूसरी बात ये कि क्या ये सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 250 बेड पर मुश्तमिल जो हॉस्पिटल बनाया गया है, क्योंकि अब तो ये जो पॉलिसी है कि अगर किसी का पॉजिटिव आ भी जाता है तो घर में आइसोलेट हो रहा है, तो ये जो स्पेशली आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए? शाजिया, ये हॉस्पिटल जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की मदद से बनाया गया है। $4 मिलियन चाइना ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे एक हॉस्पिटल बनाने के लिए। और ये हॉस्पिटल के बारे में जब फैसला हुआ, मैं और ज़फ़र मिर्ज़ा जो हैं, हम दोनों बैठे थे और फिर प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के साथ वी डिसाइडेड कि इस्लामाबाद में एक आइसोलेशन हॉस्पिटल जो है वो बना दिया जाए, जो बाद में जो बीमारियां अछूत की होती हैं उनके लिए काम आ सकेगा। लेकिन ये अस्पताल जो है, इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा था कि इसी तरह के हम जो दूसरे इंतज़ामी यूनिट हैं हमारे, उनमें भी 6 अस्पताल जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बना दिए जाएं, जिसके लिए तकरीबन 40 कनाल जो है वो ज़मीन डेडिकेट कर दी गई है। लेकिन हम पहले इसको मुकम्मल करके इसका पूरा चलाने का तजर्बा करना चाहते थे। और मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था।
फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने माशाल्लाह बहुत शानदार काम किया है। मैं उनके डायरेक्टर जनरल और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को शाबाश दूंगा कि उन्होंने ये काम जो है वो सिर्फ 6 हफ्तों में मुकम्मल किया है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है जिसमें तमाम में बड़ी सहूलियात जो हैं वो मुयसर हैं वो खड़ी कर दी थी। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये अस्पताल जो है तकरीबन 10 मई के करीब जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल था। उसके बाद हमने इस अस्पताल को रन करने के लिए जो नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उस तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर गवर्नमेंट प्रोसीजर के तहत नॉर्मल जो प्रोसीजर हैं उनके तहत करेंगे तो शायद ये 1 साल और रन ना हो सके। अच्छा। तो NDMA जो है इस पे वी केम फॉरवर्ड और NCOC में मेरी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई सबके साथ और अल्टीमेटली हम लोगों ने ये वॉलंटियर किया NDMA ने कि हम इस अस्पताल को आपको 6 महीने के लिए रन भी कर देते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और मुझे उम्मीद है कि जुमेरात या जुम्मे को हम इसका एक फॉर्मल ऑपरेशनल इफ्तिताह करेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको एग्जैक्ट इसकी डिटेल्स का भी बताएंगे। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ इस अस्पताल को NDMA और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो अभी तक हमारी डिस्कशन हुई है इसको 2 तरीक़ों से आगे लेके जाया जा सकता है। इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं इसको एक आइसोलेशन हॉस्पिटल जो मखसूस बीमारियों के लिए होता है उसके तौर पर भी इस्लामाबाद में हम छोड़ सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये जिस तरह अमेरिका की फीमा है NDMA के बराबर की ऑर्गेनाइजेशन, उसके अपने 122-123 हॉस्पिटल हैं, उसकी तरह का एक इमरजेंसी हॉस्पिटल के तौर पे NDMA के नीचे ये काम करता रहे। और तीसरी ऑप्शन ये है कि इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले जाएं, लेकिन ये 6 महीने जब NDMA इसको रन करेगा तो ये हमारे पास टाइम मौजूद होगा अपने का पूरे करने का, इस पे ऊपर फैसला करने का और बाद में फैसला किया जाएगा। बिल्कुल जनरल साहब, पाकिस्तान में बनने वाले जो वेंटिलेटर्स हैं NDMA के हवाले कर दिए गए, कितने आप लोगों को दिए गए और मजीद इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं और कितनी ज़रूरत है? शाजिया, आज मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ हवेलियाँ में हरीपुर में गया था। वहाँ पे 15 वेंटिलेटर जो हैं वो NDMA के हवाले किए गए हैं। प्राइमरीली ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं जो आप समझ लें कि बाईपैप से थोड़ा सा बेहतर मशीन है। ये हमारे जैसे मुल्क में एक बड़ी ब्रेक थ्रू है। और जिस तरह मैं FWO को शाबाश दे रहा था कि वो आए थे आगे और उन्होंने 6 हफ्तों में अस्पताल बना दिया, मैं NTDC को भी जो है बहुत शाबाश दूंगा, उनके काम को अप्रिशिएट करूंगा कि दे हैव कम फॉरवर्ड। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इनकी प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी कमर्शियल प्रोडक्शन में चली जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सारी सिचुएशन में सूबों ने कितना कॉपरेट किया, क्योंकि सिंध के एतराज़ात, शिकायतें, तहफ़्फ़ुज़ात वफाक से भी रहे, NDMA से भी रहे, आप लोगों से भी कहते रहे सामान नहीं टाइम पर मिल पा रहा है, हमें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स का सामान है वो नहीं दिया जा रहा है। तो सूबों ने इस हवाले से कितना कॉपरेट किया है आपसे? मैं आपको इतना कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतज़ामी यूनिट्स बशमूल इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बखूबी हमारे साथ किया है। इतना बड़ा जब काम हो रहा होता है शाजिया, तो छोटे मोटे मसाइल और चीज़ें आती रहती हैं, फिर पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। एज़ फार एज NDMA इज़ कंसर्न्ड, आपको पता है कि हम उन्हें कुछ हमसे शिकायतें रही हैं, उनके हम जवाबात भी देते रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर से NDMA ने पूरे पाकिस्तान में 15 लाख के करीब PPE सप्लाई किए हैं और एक आध जगह पे कोई मसला हो गया तो आई डोंट कंसिडर इट बड़ा मसला। अभी हम 2500 ऑक्सीजनेटेड बेड लगाने जा रहे हैं। हम सूबों के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं। लाहौर के अंदर इस वक्त जो है वो तकरीबन 382 बेड जो हैं ऑक्सीजन और ICU के लग चुके हैं, तैयार हो गए हुए हैं और उन पर कोई भी पेशेंट अभी आ सकता है, उसको ऑक्सीजन और मशीन अवेलेबल होगी। पेशावर में हम 250 के करीब लगा चुके हैं। जो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था उसका 3rd और 4th फ्लोर को हमने ऑक्सीजन पे कन्वर्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लग गए हैं। चारसदा में 70 बेड लग गए हैं। कराची का अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है
उसके अंदर आज 70 बेड ऑपरेशनल हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बुध तक जो है वो इंशाल्लाह 120-125 बेड वहाँ पे हो जाएंगे। 4 और अस्पताल हैं जिसमें कमाड़ी का है, न्यू कराची है, इसके अलावा कतर हॉस्पिटल है और एक और हॉस्पिटल है जिसको मैं अभी तक हाँ लियाकताबाद का हॉस्पिटल है। इनके अंदर भी हम तकरीबन लगभग 400 प्लस बेड जो हैं और ऑक्सीजन वाला निज़ाम जो है वो ऐड करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इन अस्पतालों का मेयार बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे रेनोवेशन शुरू की हुई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिनों में रेनोवेशन जो ही ख़त्म होगी तो हम ये ऑक्सीजनेटेड बेड्स और इसके साथ जो मतलूबा सामान है वो पहुँचा देंगे। आज़ाद कश्मीर में हम 80 बेड जो हैं उनकी ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 100 बेड की ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर चुके हैं। बलूचिस्तान के लिए जो है वो सारा साजो सामान तैयार है, इंशाल्लाह 200 बेड उधर भी ऐड हो जाएंगे। तो एक सब्सटेंशियल कैपेबिलिटी है जो कि हम ऐड करने जा रहे हैं। दूसरे मरहले में सियालकोट होगा, गुजरांवाला होगा, रावलपिंडी और मुल्तान होगा। इसी तरह में कुछ दूसरे मरहले में हैं जगह। तो अच्छा जज साहब, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस की समाअत भी हुई आज, इससे पहले भी एनडीएमए के रिकॉर्ड पर हर दफ़ा बात हुई है, इमदाद की बात हुई है कि अरबों की इमदाद बाहर से आ रही है, सामान मंगवाया जा रहा है, बताया जाए कितनी अद्वियात आई, कितने पैसे खर्च हुए, किन किन अस्पतालों को ये सारी दवाइयाँ दी गई। इस हवाले से डिटेल आप लोगों ने जमा करवा दी हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो सवालात उठ रहे हैं इमदाद के हवाले से, पैसों की खुर्द-बुर्द के हवाले से, क्या ये लैक ऑफ इंटरेस्ट इसको कहा जाए, कहीं ना कहीं एतमाद की कमी है? क्यों ये सवालात उठ रहे हैं पैसों की अदायगी के हवाले से कि इमदाद इतनी आ रही है, जा कहाँ रही है? इस पर क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? इस पे मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली 4 पेशियों में हम सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ जमा कराते रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्पेसिफिक चीज़ें पूछी हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ ये पूछी है कि एक मशीन मंगवाई गई थी N95 बनाने के लिए, उसका जवाब हम तैयार कर चुके हुए हैं, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट को जमा करा देंगे। मैं ये भी बता दूं कि यहीं पे मैंने एनडीएमए के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामों में भी और फिर मैंने बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर इस बायो इंडस्ट्री के साथ लोग हैं उनको मैंने एनडीएमए बुला के ये ऑफ़र दी थी मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरू में कि आप लोगों को अगर कोई ज़रूरत है हमारी असिस्टेंस की तो वो करके दें। वो सारे सवालों के जवाब हम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देते रहेंगे। ये छोटे मोटे मसाइल जो आते रहेंगे। मैं आपको इतना सिर्फ बता दूं कि एनडीएमए वाहिद इदारा है जिसने खुद लेटर लिख के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा करें आके। और मैं आपको ये बता दूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एनडीएमए का ऑडिट जो है हमारी ही दरखास्त के ऊपर शुरू हो चुका है और हम किसी भी स्क्रूटनी के लिए और किसी भी जो है वो गिनती के लिए तैयार हैं। अच्छा जल साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बात करना चाहूँगी टिड्डी दल के हवाले से, कितने इकदाम आप लोगों ने किए हैं, किस हद तक काबू पा चुके हैं आप लोग? ज़ाहिर है किसान आज भी रो रहा है कि पूरे साल की मेहनत है, फसलों को उनका नुकसान हुआ है, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या इकदाम किए हैं टिड्डी दल के खात्मे के लिए? शाजिया, अगर आप एक इदारा है यूएन का FAO, अगर उसकी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी तो आपको वहाँ से पता लग जाएगी। मैं आपको इतना बता दूं कि पाकिस्तान का पंजाब का जो सूबा है इसको सबसे पहले FAO ने वाइट डिक्लेयर किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दफ़ा टिड्डी दल जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि वो भोपाल तक इंडिया में पहुंची है, राजस्थान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो कुछ 2019 में था उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल आपके पास सिर्फ 4 जहाज़ मौजूद थे जिनका एक पायलट था और एक पायलट और एक इंजीनियर जो है वो एक जहाज़ गिरने की वजह से शहीद हो गए थे और वो उन जहाज़ों की भी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन जहाज़ों के लिए पायलट्स का बंदोबस्त किया गया है। पाकिस्तान फ़ौज से 5 हेलीकॉप्टर लिए गए हैं, उन 5 के 5 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशनल कर लिया गया है, वो इस वक्त डिप्लॉयड हैं। एक जहाज़ जो है वो तुर्की से किराए के ऊपर लाया गया है, वो हमारे पास मौजूद है। स्प्रे करने वाली मशीनें जो हैं
वो 100 का ऑर्डर दिया गया था, वो उनमें से पहला बैच पहुंच चुका है। चाइना से 3-1 लाख मैलाथन जो है वो आई है हमारे पास, लैम्डा वहाँ से आई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 1,75,000 के करीब खुद भी खरीदी है। तो अल्लाह के फजलो करम से जो इस दफ़ा हमारी तैयारी है वो बहुत बेहतर है। मैं आपको एक और बताऊं कि ज़रा एक इत्मीनान की बात ये है कि FAO की वार्निंग के मुताबिक पहला स्पेल तो गुजर चुका था, दूसरा स्पेल जो है वो 22 जून से लेके कोई 20-1 जुलाई तक होना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इतनी इंटेंसिटी नहीं है जितनी समझी जा रही थी। और तीसरे स्पेल के लिए हमारी तैयारी इस तरह जारी है कि जो एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी जिसमें 3 फेडरल सेक्रेटरीज हैं, उनकी सरबराही में जो है जहाज़ खरीदने के लिए टेंडर किया गया था। वो उसके टेंडर के लवाजमात जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। जो सेक्रेटरीज कमेटी उसको ऑर्डर करेगी तो हम जहाज़ के लिए ऑर्डर करेंगे और इंशाल्लाह पहले 2 जहाज़ 15 से 20 दिनों में हमारे पास होंगे। तो इस दफ़ा हमारी तैयारी जो है पिछले 10 या 15 सालों चीज़, मॉनसून शुरू हो चुका है। हर साल हम देखते हैं कि सैलाब, बारिशों से जो सैलाब आते हैं, लोगों का बड़े मुख्तलिफ इलाकों में बड़ा लोगों का नुकसान होता है, लोगों के अमलाक का बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान होता है। तो इस हवाले से क्या आप लोगों ने फ्लड वार्निंग जारी की है किन किन इलाकों में, और पेश की आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या इकदाम किए आप लोगों ने पहले से ही कि लोगों का नुकसान ना हो? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बारिशों की वजह से। शाजिया, प्राइमरीली जो है हम लोगों ने पूरे सीज़न की जो है मेट की रिपोर्ट ली है। इस दफ़ा आपको पता होगा कि पहले से 15 से 20% बारिशें ज़्यादा होने की जो है पेशगोई की गई है। दूसरा जो इसमें इस दफ़ा बड़ी चीज़ ये है कि इस दफ़ा बर्फ़बारी भी पिछले कई सालों के मुकाबले में 30-35% के करीब ज़्यादा हुई। और फिर मई और जून के महीने में भी कुछ बारिशें ऐसी होती रहीं जिनकी वजह से हमारा सॉइल सैचुरेटेड है। तो इस वजह से हमारे यहाँ इस दफ़ा सैलाब की जो है वो ज़्यादा उसका है। हमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें टेंट, खानों के इंतज़ाम होता है, वो हम सूबों के साथ मिल के उसका बहुत सारा कर चुके हैं। मुझे सबसे ज़्यादा वरी जो है इस बात की है कि हमारे बड़े शहर जो हैं वो थोड़े से इल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ही मुशरों की तरह बढ़ी हुई है। और वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ है कि जो हमारे पानी के बहाव के रास्ते हैं या वो बंद हो गए हैं या वो सीवरेज के नालों में तब्दील हो चुके हैं। और ऊपर से ये जो हमारे यहाँ एनवायरमेंटली नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है जिसमें लिफाफे और इस तरह की चीज़ें हैं, उन्होंने भी इन ड्रेन्स को चोक किया हुआ है। मुझे सिर्फ फिक्र ये है कि कुछ शहर हैं हमारे यहाँ जहाँ पे ये नालियाँ और ये जो सीवरेज का निज़ाम है और पानी की निकासी का निज़ाम है, अगर उसको सही तरह ना देखा गया तो हमारे लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं। हम सिंध गवर्नमेंट को ले चुके हैं, कराची के लिए भी मैं सही। जनरल साहब, मेरा आखिरी सवाल वो भी मैं इसलिए करना चाह रही हूँ कि लोगों को आप एक अवेयरनेस दे सकें। आप लोग जब मैसेज देते हैं कि लोग एहतियाती तदाबीर जो है ना उसको अडॉप्ट करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, घरों में रहें, लेकिन हम देखते हैं कि आप लोग ज़ाहिर है सारा दिन बाहर काम करते हैं, बहुत से लोगों का आपसे मेलजोल होता है, ज़ाहिर आप लोगों ने बाहर निकलना होता है, फील्ड में जाना होता है, काम करना होता है। तो ऐसी आप लोग क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं? क्योंकि लोगों के जहनों में सवाल आता है कि आप लोग भी तो बाहर काम करते हैं ना, तो फिर हमें ये लोग कहते हैं जी आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। तो ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर आप लोग बाहर निकलते हुए इख्तियार करते हैं? माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हम देखते हैं कि उनका जो वो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है, शाह महमूद कुरैशी साहब का पॉजिटिव आया, अल्लाह ताला उनको जो है ना वो जल्दी से सेहतयाब करे। तो मैं चाहूँगी ज़रा बता दें कि फील्ड में निकलते हुए आप लोग ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं कि जो लोगों को भी करनी चाहिए अपने बाहर कामों पर जाते हुए? शाजिया, मैंने अपने लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन टाइप की एक निज़ाम SOP बनाई हुई है, सही, जो कि जो नेशनल SOP है उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे स्टाफ में, मेरे गार्ड में और मेरे घर में
बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 महीने में मैं तकरीबन हफ्ते में 1 और 2 अपना जो है वो टेस्ट कराता रहता हूँ देखने के लिए कि कहीं ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं जिस चीज़ ने मुझे अभी तक बचाया हुआ है, मैं जहाँ पब्लिक प्लेसेस पे जाता हूँ मैं मास्क पहन के जाता हूँ। मैं जब भी बाहर से आता हूँ मैं अपने हाथ धोता हूँ, अपना मुंह धोता हूँ। सही। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है जब मुझे मौका मिले घर जाने का तो मैं शावर ले लूँ या एटलीस्ट अपना हाथ मुंह और पाँव धो के अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करूँ, ताकि अगर मैंने दिन को कहीं इसको लिया है तो मैं ले लूँ। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो लोग कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन मास्क का इस्तेमाल जो है मैं समझता हूँ इज़ द की। और जो लोग बाहर निकलते हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए मास्क पहन के निकलें, ताकि आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपनी हिफाजत से ज़्यादा आप दूसरों की हिफाजत कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, बिलाशुबा इख्तियारात की जंग और सियासत ने कराची को बदहाल कर दिया है। कराची में मसाइल का अंबार है मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना सड़कें पक्की हैं, ना सीवरेज का सही निज़ाम है, पानी की किल्लत अपनी जगह पर कायम है। अगर बारिश की वजह से पानी आ जाए तो नालों की सफाई ना होने पर सड़कें ही डूब जाती हैं, जबकि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग तो होती ही है, लेकिन बारिश हो जाए तो वही बिजली के खंभे करंट मारने लगते हैं। इस सारी सूरत हाल में कराची वालों के जख्मों पर मरहम रखने को शायद कोई तैयार ही नहीं है। हर सियासी जमात ये कहती है कि कराची हमारा है, लेकिन कराची के मसाइल पर सिर्फ सियासत की जाती है और कुछ नहीं। आज भी कराची में इस मानसून सीजन की पहली बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में तो कमी हुई, लेकिन शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, जिससे शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया और ज़ाहिर है फिर लोगों को एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। हमारे रिपोर्टर ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा वो देखिए। कराची में आज तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब मानसून बारिशों का आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ जो है मूसलाधार बारिश हुई, तेज़ हवाएं चली और ये स्पेल तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का था। मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें शाहराह फैसल जो कि मेन शाहराह है, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जैम रहा। जहाँ तक नालों की बात हम करें तो जो नालों की सफाई के इक़दाम की बात की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, जो ये कहा गया था नासिर हुसैन शाह की जानिब से कि इस बार बारिशों में आवाम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तकरीबन 38 के करीब बड़े नाले हैं कराची में और तकरीबन 500 से ज़ायद छोटे जो है वो नाले हैं जिनकी सफाई होना थी। बारहा इस चीज़ की निशानदही की थी कि जो बड़े नाले हैं और जो कराची के छोटे नाले हैं वो इस वक्त कचरे का ढेर बने हुए हैं और इतना कचरा उन नालों में है कि लोग उस पर पैदल चल रहे होते हैं। जब बारिश थम गई, थोड़ा बहुत पानी अपने तौर पर निकलना शुरू हुआ, तब जाके वसीम अख्तर की जानिब से अलर्ट जारी किया जाता है तमाम महकमों को, जिसमें म्यूनसिपल सर्विसेज भी हैं, कि वो अलर्ट रहें। ये अलर्ट रहने का शायद मौका नहीं, ये काम करने का टाइम था जब काम करना था। इन तमाम मशीनरीज को बारिशें होते हुए कभी भी नालों की सफाई नहीं होती, क्योंकि जो कचरा निकाला जाता है उसे लैंडफिल्ड तक नहीं पहुंचाया जाता और वो कचरा दोबारा नालों में ही आता है। और एक अंदाजे के मुताबिक कराची की मरकजी शाहराहों पर 1200 ऐसे मकामात हैं जहां पर बारिश का पानी जमा होता है और इन मकामात से पानी की निकासी की जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है, लेकिन इस मामले पर कोई कान ही नहीं धरता। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने पहले ही कराची समेत हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में यह खदशा जाहिर कर दिया था। इसके बावजूद मानसून की बारिशों से पहले नालों की सफाई नहीं की गई। गुज़श्ता 4 सालों में 38 बड़े नालों पर 93.7 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन ना तो नालों की सफाई हो सकी और ना ही नालों के ओवरफ्लो होने से बचने का कोई मौसर निजाम बन सका है। जबकि इस साल नाला सफाई का काम वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू हुआ, लेकिन जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के पास है। जबकि इस साल वर्ल्ड बैंक से $8 मिलियन यानी 1 अरब
15 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले भी हैं, लेकिन इस काम का आगाज हुआ ही था कि मानसून शुरू हो गया। नालों के इर्द गिर्द मौजूद गैर कानूनी आबादियां भी इन बरसाती नालों की गंदगी का एक बहुत बड़ा सबब है। गुज़श्ता साल वफाकी वजीर अली जैदी ने भी क्लीन कराची के नाम से एक मुहिम का आगाज किया था, जबकि सूबाई हुकूमत ने भी ऐसी एक मुहिम शुरू की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0/0। आज भी कराची में जगह जगह कचरा है। समझ नहीं आता कि ये शहरी हुकूमत की नाकामी है या फिर सूबाई हुकूमत की नाकामी है। मलबे की बात करें तो सब एक दूसरे पर डालते हैं, जबकि कल तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और फिक्स रेट के बानी आलमगीर खान ने बतौर एहतजाज वज़ीर आला सिंध की तस्वीर गुज्जर नाले पर लगाई और वीडियो पैगाम में कहा कि बारिश से 3 दिन पहले मशीनरी लेकर सफाई का ड्रामा किया जा रहा है। अब तक कराची के 30 से ज़ायद नाले फॉल नहीं है, जबकि सारी सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक भी आवाम को सताने में किसी से पीछे नहीं रहती है। मूसलाधार बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वहीं बिजली की तरसील के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी कराची के आवाम को खौफजदा कर दिया है। गुज़श्ता साल मानसून बारिशों के 2 स्पेल्स में बिजली के खंभों से करंट लगने से 19 अफराद जान बहक हो गए थे, लेकिन इकदामात इस बार कुछ नहीं किए गए। इसके बावजूद मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपका। वसीम अख्तर साहब, जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में सुना, हर साल की तरह लोगों को इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। नालों की सफाई नहीं होती है, गंदगी बाहर आ जाती है, आसपास की आबादियां भी इसका बहुत बड़ा जो है ना वो मसला है। लेकिन अगर शहरी हुकूमत की बात करें तो हर बार यही कहा जाता है फंड नहीं मिलते, तो हम क्या करें? तो जरा इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा, मसला क्या है असल? देखें, जैसा कि आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये फैक्ट्स नहीं हैं। नाले तकरीबन 40 बड़े नाले हैं कराची में और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स के मिला के 50 नाले हैं। सही। इनकी सफाई नहीं हो सकती चाहे आप अरबों खरबों रुपया लगा दें इसमें। पूरी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी बुला लें तो भी सफाई नहीं हो सकती इसकी। क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कचरे का डिस्पोजल नहीं है। जब तक कचरे का डिस्पोजल नहीं होगा बेहतर, ये नालों में कचरा डलता रहेगा। 2018 जून में मैंने अपना एग्रीमेंट खत्म किया नालों की सफाई का और टोटल नाले क्लियर किए, मैंने बड़े नाले साफ किए, खुद खड़े होके करवाए हैं और पैसे का सही यूटिलाइजेशन कराया है। अच्छा। उसके 2 वो नाले फिर वैसे के वैसे थे। जब तक कचरा लैंडफिल साइट पे सिंध गवर्नमेंट, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नहीं डालेगा, ये कचरा नालों में आता रहेगा। ये जितने भी कराची के सीवरेज लाइनें हैं वो इन नालों में खोल दी गई हैं। सीवरेज का डिस्पोजल नहीं होगा, ये नाले साफ नहीं हो सकते चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। ये पैसे का ज़िया है। पहले आपको कचरे का डिस्पोजल बेहतर करना होगा। अब आ जाती है बात इमरजेंसी की, जो अब मैंने इमरजेंसी शाया की थी कि बारिश तेज आने वाली है, नाले साफ कर लिए जाएं। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंध गवर्नमेंट को भी बताया, फेडरल गवर्नमेंट को भी बताया। सिंध गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के पैसे से अब प्लान किया है कि ये नाले साफ कर दिए जाएं। उसमें केएमसी भी शामिल है। जो चोकिंग पॉइंट्स हैं 38 नालों के, उनको हमने साफ करना शुरू कर दिया है। अच्छा। और इंशाअल्लाह हम चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे जितने भी 38 बड़े नाले हैं। फैक्चुअल पोजीशन ये है, नाले उस वक्त क्लियर होंगे आप आज नाला साफ करें, 2 हफ्ते बाद वही कंडीशन होती है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, उसका फिर क्या है, क्या तरीकेकार है? सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर आप जो है ना वो इस पर कोई प्लान होना चाहिए। इसका मतलब फंडिंग की तो कमी नहीं है ना वसीम अख्तर साहब, निजाम बेहतर नहीं है? नहीं, दोनों चीजें हैं। केएमसी का फंक्शन है नाले साफ। केएमसी को वो फंड्स नहीं मिलते कि सारा साल वो नाले साफ करती रहे। अच्छा, ये एक इशू है। और नाले साफ करने का सलूशन ये नहीं है। जब कचरे का डिस्पोजल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सही कर लेगा तो नालों में कचरा आएगा ही नहीं। सही। नालों को जरूरत ही नहीं साफ करने की। जब कचरा सही डिस्पोज ऑफ होगा, सीवरेज सही डिस्पोज ऑफ होगा, तो नाले तो साफ रहेंगे। असल तो मसला कचरे का है। हमने ये बात सिंध गवर्नमेंट को भी बताई है, सबके इल्म में है ये, ऐसा नहीं है। तो फिर रुकावट कहाँ पे है? रुकावट का सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं आज तक ठीक हो सका? रुकावट ये सवाल सिर्फ
ये सवाल सिंध गवर्नमेंट से करें। वो कहते हैं शहरी हुकूमत जो है ना उनको फंड्स मिलते हैं, उनका काम है ये सारा करना, क्यों इख्तियारात मेयर साहब लेके बैठे हुए अगर वो काम नहीं करवा सकते? ऐसा नहीं है, आपको चाहिए कि आप SLGA 2013 निकाल लें, जो एक्ट है वो एक्ट क्या कहता है, KMC का क्या फंक्शन है, सिंध गवर्नमेंट का क्या, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवरेज सिंध गवर्नमेंट के पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सही करें इन चीजों को। KMC के पास तो नाले साफ करने का फंक्शन है। तो अली जैदी साहब ने जो ये जिम्मेदारी उठाई थी, वसीमा अख्तर साहब नालों की सफाई की मुहिम शुरू की थी, वो क्या था फिर, वो क्यों उन्होंने ये बेड़ा उठाया था? हम देखते हैं आज फिर वही हाल है, फिर आप वाली बात। इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है कि आप जितनी मर्जी नालों को साफ कर दे, जब तक आपका कचरे को डिस्पोज ऑफ करने का सिस्टम सही नहीं होगा तब तक आप जितना मर्जी नालों की सफाई करें तो वो नहीं हो सकती। अली जैदी साहब ने फिर ये क्यों बेड़ा उठाया था? फिर ये तो आप सवाल उनसे करें ना, मैंने तो आपको फैक्ट्स बता दिए हैं। आप ये सवाल फिर सिंध गवर्नमेंट से करें कि आपके पास ये दोनों महकमे हैं, सीवरेज का भी और कचरे का भी, ये क्यों कचरा नालों में डलता है? ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, बारिश का पानी समंदर पे ले जाते हैं। देखिए, शहरी हुकूमत और सिंध की जो हुकूमत है ये कोई अलग अलग तो है नहीं। अगर सिंध कराची में अगर कोई मसाइल हैं तो आप लोगों को मिलके हल करने हैं ना। आपको सिंध हुकूमत से बात करनी है, उन्हें आपसे बात करनी है। एक दूसरे पर मलबा डालने से तो काम नहीं होगा। मैं मलबा नहीं डाल रहा किसी पे, मैं तो आपसे फैक्ट्स बता रहा हूं कि नालों की सफाई KMC की जिम्मेदारी है, मगर KMC की तो उस वक्त जिम्मेदारी पूरी करेगा ना वो कि जब ये कचरे नालों में डलना कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासी जमातों के अरकान में इख्तलाफ राय होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पार्टी का कोई रुकन इख्तलाफात की बात मीडिया पर आकर करे तो ये कहा जाता है कि भाई हमारी पार्टी में तो जमहूरियत है, हर किसी को बात करने का हक हासिल है। लेकिन शायद हकीकत में ऐसा नहीं है। एक मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन कमेटी ने रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार को पार्टी से निकाल दिया है। गुज़श्ता माह उज़्मा कारदार की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और खातून अव्वल के हवाले से ऑडियो कॉल वायरल हुई थी, जिस पर पार्टी डिसिप्लिन कमेटी ने उज़्मा कारदार को ज़ाती हैसियत में पेश होकर कहा कि आप इसको वजाहत करें आके। उज़्मा कारदार डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश भी नहीं हुई, जिस पर उन्हें फिर 15 जून को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उनकी रुकनियत 1 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी और उन्हें ज़ैली कमेटी के रूबरू दोबारा पेश होने की फिर उन्हें हिदायत की गई थी। उज़्मा कारदार के शौहर की अलालत की वजह से 17 जून की समाअत मौखर करके 27 जून को की गई और उज़्मा कारदार का मौक़िफ़ सुनने के बाद पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने उज़्मा कारदार की बुनियादी जमाती रुकनियत को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद उज़्मा कारदार ने आज पार्टी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। उज़्मा कारदार डिसिप्लिन कमेटी के फैसले को तहरीक इंसाफ की अपीलेट कमेटी में चैलेंज करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई उज़्मा कारदार इस कड़ी सज़ा की मुस्तहिक थी या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है? क्या वजह है कि पार्टी के एक रहनुमा हुकूमत में दड़ेबाजी पर सरेआम बयान देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है, जबकि दूसरी तरफ पार्टी की एक रहनुमा एक मुबैना ऑडियो लीक उनकी हो जाती है तो इतना सख्त रिएक्शन आ जाता है। ये दोहरा म्यार क्यों है पार्टी के अंदर? बात करूंगी उज़्मा कारदार साहिबा, मेंबर पंजाब असम्बली, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है शाज़िया? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। अच्छा, क्या वजह हुई पार्टी में? अभी हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने पार्टी के इतने इश्यूज़ को सामने ला कर रख दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ, और आपकी एक फ़ोन पे, वो भी पर्सनल, आप किसी से बात कर रही हैं, पर्सनल तो किसी की भी कोई राय हो सकती है, इतना सख्त रिएक्शन क्यों आया आपके मामले पर पार्टी का? बस शाज़िया देखें, सियासत में जब आप होते हैं और पार्टीज़ में ना इस तरह की राइवलरीज चलती रहती हैं, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल किस्म की साजिशें जो हैं वो
टांगे खींचना एक दूसरे का चलता रहता है सारा। लेकिन ये एक जो इस वक्त जो ये मामला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, और ये क्राइम मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ और मेरी पार्टी दोनों के ख़िलाफ़ किया गया है। और आपको पता है कि जो ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है, वो अगर आप इलीगली उसको टेप करें, उसकी आपके कानून में जो है वो 2016 के जो फोजरी जो इलेक्ट्रॉनिक फोजरी का जो एक्ट है, उसमें उसकी सज़ा 3 साल कैद है और 2.5 लाख जुर्माना है। वो तो ठीक। अच्छा, अब ये मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं मेरा सवाल ये, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, इलीगल है, गैर कानूनी है, पर्सनल कॉल कैसे कोई किसी किस तरीके से लीक कर सकता है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपकी एक ज़ाती राय थी जिस पर आप बात कर रही थी, लीक हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी ने इतना सख्त रिएक्शन क्यों दिया? क्या किसी बंदे की कोई ज़ाती राय नहीं हो सकती? क्या आपकी पार्टी में बादशाहत है कि कोई एक बादशाह के खिलाफ कोई बात करेगा तो बादशाह को पसंद नहीं आएगी जी, उसका सर कलम कर दो जी, उसको निकाल दो? ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, मैंने 9 साल से मैं मुंसलिक हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उनके साथ मेरी लॉयल्टी अनक्वेश्चनिंग है। पार्टी के साथ मैंने अपना खून पसीना दिया है और मैं एक कॉज के लिए खड़ी रही हूँ, और वो आपने भी देखा है पूरी दुनिया के सामने। हाँ। अभी भी अगर हम पार्लियामेंट में हैं तो वो अपनी कौम की खिदमत के लिए आए हैं, किसी और हमारा कोई मोटिव नहीं है। ये जो इस तरह की जो रिएक्शन है, मुझे नहीं मालूम कि ये मैं कुछ इसके मतलब नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये पेंडिंग मैटर है, इंटरनल मैटर है, पेंडिंग मैटर है। अभी मेरे राइट टू अपील लेकिन एक रुकन, एक कारकुन आपका जिसने इतनी मेहनत की हुई हो, हर थिक एंड थिन में आपके साथ खड़ा हुआ रहा हो, हर मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ रहा हो, और आपको उसकी कोई कुर्बानियों की कदर नहीं है। कोई बात नहीं शाजिया, देखें, मैं अपनी ये जो सब कमेटी है जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, अब इन्होंने किस बेसिस पे किया है ये तो जब मैं अपनी जब अपील दूंगी तो उसमें मैं फिर जाहिर है उसमें सारा जो, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी पार्टी से कि जो एक फोरेंसिक ऑडिट है वो करवाया जाए, मुझे हेल्प करें ताकि मुझे पता चले कि ये वो बंदा एक्सपोज हो जिसने ये पार्टी के खिलाफ किया है और जिसने मेरी ज़ात के खिलाफ ये किया है। हाँ। तो पार्टी के अंदर ही ऐसे कोई लोग हैं? आपने कहा कि एक माफिया है जिसका कब्जा है पार्टी के ऊपर। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने हरगिज़ नहीं कहा। ये एक फेक ट्विटर अकाउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, वो भी आपका नहीं? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आया था अगले दिन ही। अच्छा, बड़ा पैसा इसमें पंप हुआ है, बड़ी सिस्टमैटिक ये एक साजिश की गई है और इसको एक्सपोज आपके खिलाफ। आप समझते हैं पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं? मुझे तो उन्होंने जो डैमेज करना था वो किया, लेकिन मतलब साथ पार्टी को भी, लीडरशिप को भी क्या ज़रूरत थी आपके इस तरह की बातें? मतलब एक किस्म से वो जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं वो भी कॉलर का कोई पता नहीं, बीच में लाइंस की मिक्सिंग की हुई है। बात तो आपकी, आवाज़ तो आपकी है ना? नहीं, देखें, मेरी जो भी आवाज़ है नहीं है तो उसको आप एक मैनिपुलेट करके एक मैलिफाइड आपने वो सुना नहीं है? सुना है, बिल्कुल सुना है। कितनी उसमें एडिटिंग है, कॉलर का पता लगा कौन है? हाँ। कोई पता चला आपको? आपकी आवाज़ है उसमें, अंदाजा करें। तो जिसने जिस मकसद के लिए वो किया, वो मेरी ज़ात को डैमेज करने के लिए किया ना। इमरान खान साहब से कोई राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मैं एक पार्टी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रोसीजर होता है, और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों को इस तरह से पार्टी जो है वो कहती है कि जी आप बताएं, तो उसमें फिर हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और मेरा एक आईनी हक है, मेरा एक कानूनी हक है। करंट सिचुएशन ये है उसको एक्सरसाइज करना भी मेरा फंडामेंटल ठीक है। करंट सिचुएशन ये है कि आपको पार्टी से निकाल दिया है। देखें, पेंडिंग में है मामला, इसकी अब अपील में जब मैं जाऊंगी तो फिर उसके बाद जो जवाब मिलेगा। किसके सामने? आपने को सुप्रीम कोर्ट थोड़ी अपील करने जाने, आपने तो उन लोगों के सामने अपील करनी है जिन्होंने निकाला है, तो क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं तो ये कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये साइबर क्राइम सेल में ये सारा अपना मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की है। मेरा मोबाइल जो है वो जब मुझे बुलाएंगे मैं उनके हवाले कर दूंगी, मैं उनको बताऊंगी कि जी आप निकालें, आप किसने ये क्राइम किया है। सही, जिसने ये रिकॉर्डिंग की इलीगल, उसका नाम जब सामने आएगा असल सजा तो उसको मिलने वाली है ना। सही। देखिए, घर में तो आप 1000 बातें करते हैं, वो 1000 बातें तो अभी अगर अब देखें, मैं पिछले 8 साल से ऑफिशियली मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पार्टी को मैं बड़े पैशनेटली डिफेंड कर रही हूँ, आपने देखा है, सारे सब ने देखा। सही। कोई एक लफ्ज़,
कोई एक लफ्ज़ जो गैर जिम्मेदाराना हो अगर मेरे मुंह से निकला हो तो देन आई एम गिल्टी। या मैंने किसी अखबार को कुछ इस तरह की बात की हो, या मैंने ट्विटर अकाउंट से किसी भी पब्लिक फोरम से अगर मैंने किया हो। आपकी कोई भी राय हो सकती है? नहीं, पर्सनली किसी की भी कोई राय हो सकती है, ये तो फंडामेंटल नहीं, और वो देखें फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल सही। और इसमें मैं तो उसको एक्सपोज करना चाह रही हूँ जिसमें एक बुरी तरह इसको म्यूटिलेट करके चीज को एक पेश कमेटी के सामने पेश हुई। जी बिल्कुल हुई। हाँ, वो मैं आपको करेक्ट करना चाह रही थी। देखें, ये पहला जो नोटिस था वो मुझे तो आया नहीं था, तो मीडिया से पता चला था, तो इसलिए मुझे नहीं उसका पता चला। फिर मुझे जब एक फ़ोन आया स्कैड सब कमेटी स्कैड का, जब उनसे मेरी ज़हीर राना से बात हुई, तो फिर मैंने उनको कहा जी आज आपने मुझसे बात की है, इस वक्त मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, तो अगर आप वो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं तो आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं ज़रा वो स्टेबल होती है तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। लेकिन अगर आप समझते हैं तो मैं एक इन राइटिंग सारा अपना लिख के पूरा मैं आपको भिजवा देती हूँ, और वो मैंने उसी दिन भिजवा दिया। तो वो सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सकी? नहीं, फिर उन्होंने इजाज़त दे दी मुझे। सही। फिर मैंने खुद उनको अप्रोच किया कि अब मेरे हस्बैंड स्टेबल उनकी कंडीशन है, मैं आपको मिलती हूँ। फिर मैं उनको मिलने गई। सही, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर सकी। नहीं, फिर मैंने उनको सारा वो अपना लिख के दोबारा जो सारा स्टांस था वो दिया। सही। और मैंने कहा कि आप प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करें, और ताकि मुझे भी पता चले कि किसने मेरे खिलाफ इतनी बुरी तरह, कौन इतना पार्टी से जिसने पार्टी का ऐलान हुआ, किसी और पार्टी ने राब्ता किया? देखें जी, मेरी जो पार्टी है वो पीटीआई है, और मेरे लिए पीटीआई की मेंबरशिप बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। अच्छा। और मैं आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान के खान के साथ खड़ी हूँ, और मैं आखिर तक खड़ी रहूँगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ये पोजीशंस, ये आगे पीछे की कहानियाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम एक कॉज के लिए निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार, मेंबर पंजाब असम्बली, मेरे साथ थी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।